नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो अखंड भारत, जिसका रंग और रूप वही, लेकिन खबरों के नए अवतार के साथ हम हो गए हैं एक बार फिर से हाजिर। तो खबरें बिना रंग भेद के, चारों दिशाओं की हर खबर आपको अखंड भारत में देखने को मिलेगी। हर रोज नए कलेवर के साथ आपके जिले, आपके शहर और आपके प्रदेश की बात हम यहाँ करेंगे। अखंड भारत में देखिए संपूर्ण भारत की खबरें। तो चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें। नॉर्थ सिक्किम में हादसे का शिकार हुआ सेना के काफिले का ट्रक। हादसे में 16 जवान शहीद, 4 जवानों को एयरलिफ्ट कर निकाला गया। हादसे पर रक्षा मंत्री ने जताया दुख। सिक्किम हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। सड़क दुर्घटना में जवानों की शहादत से आहत, शहीद जवानों के परिवार के साथ संवेदनाएं। कोरोना के नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी। भारत बायोटेक की वैक्सीन को मिली मंजूरी। आज से इस्तेमाल में लाई जाएगी नेजल वैक्सीन। कोरोना पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया बड़ा बयान। कहा 220 करोड़ लोग लगा चुके हैं डोजेस। देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार, सभी को सतर्क रहने की जरूरत। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। देश भर के अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की तैयारी। 27 दिसंबर से होगी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी। अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, कई नेता एनआईए के रडार पर। शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले की गुप्त मीटिंग की तस्वीरें आई सामने। राहुल शेवाले और संजय राउत की हुई गुप्त मीटिंग। संसद में शिवसेना कार्यालय में दोनों की करीब 1 घंटे चली बैठक। पूर्वी लद्दाख गतिरोध पर भारत चीन में 17वें दौर की सैन्य वार्ता। भारत ने फिर उठाया डेमचौक और देपसांग का मुद्दा, हल के संकेत नहीं। पाकिस्तान के अमृतसर इलाके में फिर से दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। भारत में घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ जवानों ने मार गिराया ड्रोन। बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज रिहा हुआ। नेपाल की काठमांडू जेल से हुई रिहाई। 19 साल बाद चार्ल्स शोभराज को मिली आजादी। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। 9 दिन से हड़ताल पर है संविदा कर्मचारी। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है असर। मुख्तार अंसारी की ईडी रिमांड बढ़ी। ईडी की मांग पर 5 दिन की रिमांड बढ़ाई गई। कोर्ट ने 27 दिसंबर तक बढ़ाई रिमांड। और चलिए अब अखंड भारत की करते हैं शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की कोरोना नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। नेजल वैक्सीन आज से कोविन ऐप पर भी उपलब्ध रहेगी, साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया है। हालांकि अभी यह सिर्फ निजी अस्पतालों में ही मौजूद रहेगा। चीन समेत दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना ने हड़कंप मचाया है। भारत में भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसी बीच भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में लंबी छलांग लगाई। भारत को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संजीवनी मिल गई है। ये संजीवनी है नेजल वैक्सीन। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में अब नेजल वैक्सीन की मंजूरी दी है। ये वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लग सकेगी। नेजल वैक्सीन शुरुआत में प्राइवेट अस्पतालों में लगेगी। गुरुवार को कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। बैठक के 24 घंटे के अंदर ही मोदी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए इंट्रानेजल वैक्सीन को मंजूरी दी। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने तैयार किया है। 4000 लोगों पर हुआ नेजल वैक्सीन का ट्रायल। किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। वैक्सीन को नाक के माध्यम से दिया जाता है। इन्फेक्शन और संक्रमण कम करने में कारगर। नेजल वैक्सीन सिर्फ बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी, यानी जो लोग पहले वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। कोविन पोर्टल पर मौजूद डेटा बताता है कि अब तक 95.10 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं, लेकिन सिर्फ 22 करोड़ 20 लाख लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। नेजल वैक्सीन आने के बाद अब मुमकिन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लें। तो नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, ये एक अच्छी खबर भारत के लिए। और नेजल वैक्सीन आखिर कितना खास है, इसके बारे में भी आपको अब जानकारी देते हैं और किस तरीके से इसका प्रयोग हो सकता है वो भी आप समझिए। नेजल वैक्सीन बहुत खास है। नाक के भीतर प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार कर वायरस को ये पूरी तरीके से निष्क्रिय करता है। ये काबिलियत नेजल वैक्सीन रखता है। इसके साथ ही नेजल वैक्सीन में निडल की आवश्यकता नहीं पड़ती और जाहिर तौर पर उसे नाक के जरिए लिया जाता है। घर पर भी इसका प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आपको ये महसूस हो कि आप किसी भी तरीके से कोल्ड से ग्रसित हो रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए आदर्श रूप से ये उपयुक्त, क्योंकि निडल लेने में कई लोगों को तकलीफ होती है। वायरस को शरीर में प्रवेश करने से पहले मारने की क्षमता ये नेजल वैक्सीन रखता है, ये नेजल डोजेज रखता है। देखिए, देश में कोविड टीके की 2 डोज लगवाने में तेजी नजर आ रही है, लेकिन
कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद बूस्टर डोज लेने वाले लोगों में भी कमी देखी है। देखिए, मैंने खुद 5 महीने पहले बूस्टर डोज लिया और मैं पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हूँ। इसलिए आप भी समय रहते मेरी ही तरह खुद का बचाव कीजिए और बूस्टर डोज जरूर लगवाइए। अब आप ये भी समझिए कि बूस्टर डोज किसने लगवाई है और किन किन लोगों ने नहीं लगवाई है। बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या प्रतिशत में 28% है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए ये बूस्टर डोज बहुत जरूरी है और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि अगर दोनों डोजेस आपके लग चुके हैं तो फिर आप बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। 30 दिन में लोग ऐसा कह रहे हैं कि 8% लोगों को ये बूस्टर डोज लग जाएगा। इसके साथ ही जो हिचकिचाने वाले लोग हैं उनकी संख्या भारत में बहुत ज्यादा है, यानी 53%। और जैसा कि मैंने आपसे खुद कहा कि मैंने खुद ही बूस्टर डोज आज से 5 महीने पहले लिया और मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूं और आप सबसे ज्यादा सुरक्षित जिन लोगों ने अब तक बूस्टर डोज नहीं लिया है। इसलिए आप जाकर तुरंत बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। देखिए, चीन में कोरोना को लेकर के बचे हाहाकार के बीच भारत सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ अहम मीटिंग की है और आज एक बार फिर से राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की। देश में कोरोना की चौथी लहर न आ जाए, इसके लिए सरकार फुल एक्शन में है। चीन समेत दुनिया के देशों में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। पीएम मोदी ने इसमें तमाम निर्देश दिए। पीएम मोदी ने देश में जरा भी ढिलाई नहीं बरते जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर सावधानी और निगरानी बढ़ाने की मांग की। पीएम मोदी की मीटिंग के बाद सिविल एविएशन मंत्रालय ने मोर्चा संभाला। देश में संक्रमण न फैले, इसके लिए सरकार सक्रिय हो गई और कदम उठा रही है। चीन में कोरोना के हालात पर करीबी नजर रखने के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने कोविड प्रबंधन एवं तैयारियों की समीक्षा की। विदेशों से संक्रमण देश में न दाखिल हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई और एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी उच्च स्तर की बैठक भी ली है कोविड की तैयारियों के विषय में और उसी के तहत आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्रियों के साथ भी बैठक ले रहे हैं और पूर्ण रूप से हम लोग तैयारी के मोड में हैं। कोरोना को लेकर सरकार फुल एक्शन में है। पिछले 3 दिन में 3 बड़ी बैठक हुई। पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अधिकारियों के साथ, फिर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की और फिर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्र की बैठक हुई। साफ है कि कोरोना से जंग में सरकार ने हर तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, सरकार द्वारा हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। सरकार कह रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन हम सब तैयार तब तक नहीं हो सकते जब तक इस जंग को मिलकर ना लड़ा जाए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री की अहम बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअली जुड़े। बैठक में कोरोना जांच बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, राज्यों को अलर्ट पर रहने के निर्देश, कोविड प्रबंधन की तैयारी रखने की सलाह भी इस मीटिंग में दी गई है। तो दिल्ली में ये बड़ी बैठक हुई है। पिछले कुछ दिनों में सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल की गई कोरोना को लेकर। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री की है बैठक में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअली जुड़ते नजर आए। बैठक में कोरोना जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश, साथ ही कोविड प्रबंधन की तैयारी पूरी रखी जाए, पुख्ता रखी जाए, ये सलाह स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिया गया। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, कोरोना पर एक्शन में है केंद्र सरकार। पीएम मोदी कल कर सकते हैं अहम बैठक, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक बड़ी जानकारी हम तक पहुंच रही है। पीएम मोदी कल कर सकते हैं अहम बैठक। लगातार सरकार की तरफ से ये बैठकों का दौर चल रहा है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस वक्त बैठक कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, कोरोना पर एक्शन में केंद्र सरकार। पीएम मोदी कल अहम बैठक कर सकते हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक कल प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। अलग अलग राज्यों में कोरोना को लेकर के अलग अलग बैठकें हो रही हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी अमित शाह से हुई और अब ये बड़ी जानकारी, पीएम मोदी कल कर सकते हैं अहम बैठक। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं, ये संभावनाएं जाहिर की जा रही है। और जाहिर तौर पर चीन से जो तस्वीरें सामने आ रही है डराने वाली है। ऐसे में भारत पूरी तरीके से तैयार, सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है। तमाम कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाए जाने की अपील प्रधानमंत्री खुद भी करते रहे और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल ये बड़ी बैठक संभव है। इससे पहले भी कई लेवल की मीटिंग्स हो चुकी है, कई हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी
मीटिंग्स कर चुके हैं और इसी बीच ये बड़ी जानकारी कि कल प्रधानमंत्री मोदी एक अहम मीटिंग कर सकते हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी टेरर फंडिंग मामले में की गई। एजेंसी की अलग अलग टीमों ने सुबह में सुरक्षा बलों के साथ कश्मीर घाटी और जम्मू शहर में रेड मारा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साजिश रचने के मामले में इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए जांच में जुटी है। एनआईए लगातार जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही है। एक बार फिर से एनआईए ने रेड मारा। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में छापेमारी की। ज्यादातर छापेमारी कश्मीर घाटी इलाके में हुई, जबकि जम्मू में एक जगह पर हुई। भारत के खिलाफ अलग अलग हथकंडे अपनाकर यहां खून खराबा फैलाने के आरोप में जिन लोगों के नाम सामने आए, एनआईए की टीम उन्हीं लोगों के घरों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी की टीम ने जम्मू में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जो कि कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से अब पूछताछ की जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इससे पहले अक्टूबर महीने में भी जम्मू कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी की। तब एनआईए ने जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, रजौरी, पुंछ, बडगाम, शोपिया समेत कई ठिकानों की तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों और टेरर फंडिंग से संबंधित मामले को लेकर के ये कार्रवाई की गई। देखिए, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। एक एक आतंकी को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। घाटी से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क खत्म हो चुका है, लेकिन अब इस नेटवर्क के तार को आतंकी संगठन फिर से जोड़ने की कोशिश में जुटे। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी ढेर हो रहे हैं। आए दिन हमारे जवान आतंकियों को मार गिरा रहे हैं। इसका असर भी दिख रहा है। घाटी में आतंकी घटनाएं काफी कम हो चुकी है, मगर एक बार फिर आतंकी षड्यंत्र रचने में जुट गए हैं। पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों ने कश्मीर में खत्म हो चुके अपने नेटवर्क के तार जोड़ने के साथ ही नए आतंकियों की भर्ती का षड्यंत्र रचना शुरू किया है। इसका पर्दाफाश हुआ हाल ही में हिजबुल के 5 ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी के बाद। घाटी में सेना के साथ मिलकर पुलिस ने अभियान चलाया। कुपवाड़ा से अब्दुल रऊफ, अल्ताफ अहमद और रियाज अहमद गिरफ्तार। तीनों ने हिजबुल से जुड़े होने की बात कही। तीनों ने 2 आतंकी ठिकानों की जानकारी दी। ठिकानों पर आतंकियों को ठहराया और हथियार छिपाए जाते थे। ठिकानों से असॉल्ट राइफल, मैगजीन और कारतूस बरामद, साथ ही कई और हथियार भी बरामद। गिरफ्तार आतंकियों ने हिजबुल से पैसे मिलने की बात मानी। तीनों की निशानदेही पर हिजबुल के 2 और आतंकियों की गिरफ्तारी। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों ने कश्मीर में हिजबुल के सभी शीर्ष कमांडरों का सफाया किया। फिलहाल उनका वित्तीय नेटवर्क और ओजीडब्ल्यू भी खत्म हुआ है। सुरक्षा बलों के कड़े प्रहार से बीते 1 साल से ये चुपचाप बैठे हैं। इससे हताश हिजबुल कश्मीर में अपना कैडर फिर जुटाने की कोशिश में है। हालांकि इस कोशिश को कामयाब करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे जवान घाटी को विकास की राह पर ले जाने के लिए पूरी तरीके से जुटे हैं। आतंकियों का लगातार सफाया कर रहे हैं। और चलिए अब अखंड भारत में जिक्र करेंगे उस खबर की जो आज सुर्खियों में रही है और कल से ही सुर्खियों में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति यानी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत तो दे दी, लेकिन आने वाले समय में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरीन वाड्रा ने बीकानेर में कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त की थी, जिसमें धोखाधड़ी का आरोप दोनों पर लगा। इसी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरीन वाड्रा के साथ बिचौलिए महेश नागर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाया है। रॉबर्ट वाड्रा मोरीन वाड्रा को ईडी की गिरफ्त में लेकर पूछताछ करने और कोर्ट की ओर से इनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर दायर अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसी के साथ रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरीन वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। साल 2018 में दर्ज हुआ मामला। बीकानेर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कोलायत में सरकारी जमीन खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े का आरोप। सीबीआई को सौंपा गया मामला। मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई तो ईडी ने दर्ज किया मामला। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश की गई याचिका। राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई। सभी आरोपियों को ईडी की जांच में सहयोग करने के आदेश दिए गए। रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां मोरीन वाड्रा इस कंपनी में लायबिलिटी पार्टनर है। रॉबर्ट वाड्रा और मां मोरीन वाड्रा पर आरोप। एक चेक बिचौलिए महेश नागर को दिया गया। चेक के जरिए बिचौलिए महेश नागर ने अपने ड्राइवर के नाम खरीदी जमीन।
ईडी ने सितंबर 2015 में राजस्थान के बीकानेर में जमीन सौदे के मामले पर केस दर्ज किया। ईडी ने मामले में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की और रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन 2018 में कंपनी ने इसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं जनवरी 2021 में आयकर विभाग के दल की ओर से बेनामी संपत्ति लेन देन कानून के प्रावधानों के तहत तकरीबन 8 घंटे तक वाड्रा से पूछताछ की गई और उनका बयान दर्ज किया गया। रॉबर्ट वाड्रा को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत तो मिल गई है, मगर आने वाले दिन रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां के लिए काफी अहम होने की संभावना है। देखिए, जिस जमीन को लेकर के विवाद है, दरअसल वो मामला सबके सामने आया कैसे, आपको ये भी समझाते हैं। देखिए, खबर है कि जमीन की फर्जी खरीद फरोख्त के मामले की शिकायत सबसे पहले पहुंचाई गई और उसके सबसे पहले इसकी जानकारी तहसीलदार को दी गई। इसके साथ ही तहसीलदार ने सबसे पहले इसकी शिकायत दर्ज की। कैसे रॉबर्ट वाड्रा घिरे हैं, ये भी आप समझिए। मामले से जुड़े कुल 16 केसेस दर्ज करवाए गए। जमीन खरीद फरोख्त का ये पूरा मामले से जुड़े कुल 16 केसेस कोलायत और गजनेर में दर्ज हुए। इनमें से 4 केस वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, रॉबर्ट वाड्रा को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा और आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या अब वाड्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। देखिए, जिस स्काईलाइट कंपनी से जुड़ी जमीन को लेकर के ये पूरा विवाद है, उसमें क्या कुछ खास है, क्या वो जानकारी जो आपके लिए जाननी जरूरी। देखिए, उसमें खबर ये है कि रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरीन वाड्रा स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। दरअसल जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को दिया जाना था, लेकिन गलत तरीके से इसका सौदा किया गया और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को यह जमीन दे दी गई और इसके बाद से ये पूरा स्कैम इसे बताया जाता है। इसके बाद से ये मामला तहसीलदार तक पहुंचा, तहसीलदार ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई और फिर ये कोर्ट तक मामला पहुंच गया और अब ईडी की रडार पर हैं रॉबर्ट वाड्रा, साथ ही उनकी मां मोरीन वाड्रा। और देखिए, इस केस के बाद रॉबर्ट वाड्रा की किस्मत बदल गई। रॉबर्ट वाड्रा दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने लगे और उनकी संपत्ति में अचानक से उछाल आने लगा। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कैसे रॉबर्ट वाड्रा की किस्मत बदली, कैसे उनकी संपत्ति 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी हो गई। 1997 में रॉबर्ट वाड्रा ने अपने व्यवसाय आर्टेक्ट की शुरुआत की। इसके बाद से कभी रॉबर्ट वाड्रा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो पीतल की हस्तकला और फैशन के सामान से संबंधित था, जिस कंपनी को उन्होंने शुरू किया, वो क्या कुछ काम करता था और कैसे ये बढ़ता चला गया, आपको बता रहे। 1 साल के भीतर स्काईलाइट रियलिटी समेत कई फर्म की स्थापना कर ली गई। तो वाड्रा की संपत्ति कैसे बढ़ती चली गई। साल 2008 में कुछ महीने के भीतर भूमि सौदे से तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा का अवैध लाभ कमाया। 2011 में केजरीवाल ने वाड्रा पर 65 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण लेने का भी आरोप लगाया। साथ ही 2011 में ही डीएलएफ लिमिटेड से जमीन पर भारी सौदेबाजी करने का आरोप उन पर लगा। डीएलएफ लिमिटेड से जमीन पर भारी सौदेबाजी कर ये बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा और ऐसे ही रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी होती चली गई। ये सफर बहुत लंबा रहा रॉबर्ट वाड्रा का, लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब रॉबर्ट वाड्रा अपनी उसी कंपनी स्काईलाइट को लेकर के ईडी की रडार पर आ गए। और एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, संघ परिवार ईसाई समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कवायद में लगातार जुटा हुआ है। संघ ने ईसाई समुदाय के लोगों के लिए क्रिसमस के मौके पर भोज का आयोजन किया है। वो तस्वीरें, वो खबर अब आपके सामने। संघ परिवार ईसाई समुदाय को जोड़ने की कोशिशों में जुटा है। संघ ने ईसाई समुदाय के लिए भोज का आयोजन किया। क्रिसमस के मौके पर इस भोज को काफी अहम माना जा रहा है। भोज का आयोजन अल्पसंख्यक मामलों में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बार्ला की ओर से किया गया। ये पहली बार है जब राष्ट्रीय ईसाई मंच की ओर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चर्च प्रमुख आमंत्रित हैं, जहां पिछले कुछ समय से पादरियों, चर्चों और ईसाइयों के कुछ संस्थानों पर हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। केरल में 18% वोटर्स हैं। बीजेपी के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में 70% ईसाई वोटर, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में 70% ईसाई आबादी। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा दाव माना जा रहा है। मुस्लिम बहुल आबादी में संघ का बड़ा राजनीतिक दाव। भोज के जरिए संघ ईसाई समुदाय में आधार तैयार करने में जुटी है, क्योंकि संघ पर इसको लेकर हमेशा आरोप लगते रहे हैं।
और इसी बीच एक बहुत अच्छी खबर आप सबके लिए आई है। 5 साल बाद यानी 2027 से बुलेट ट्रेन दौड़ने लग जाएगी। जी हाँ, इसको लेकर के तैयारियां काफी तेज है और दिन रात हजारों मजदूर इस काम में जुटे हुए हैं। गुजरात में काम की रफ्तार तेज हो गई है, हालांकि अब महाराष्ट्र में भी इसकी तेजी नजर आ रही है। सपनों की बुलेट ट्रेन 2027 से कुछ इसी तरह से सरपट दौड़ेगी और देखते देखते आंखों से ओझल हो जाएगी। जापान के आर्थिक सहयोग और स्वदेशी कलपुर्जे से बनाई जा रही बुलेट ट्रेन के काम ने गति पकड़ ली है। सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात हजारों मजदूर जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसे 2022 में ही पूरा किया जाने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देरी हो गई। हालांकि अब इसके काम में तेजी आ गई है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रैक प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा की है। 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस कॉरिडोर की दूरी बुलेट ट्रेन सेवा 2 घंटे से भी कम समय में तय कर लेगी। अभी आमतौर पर ये दूरी तय करने में तकरीबन 6 घंटे लगते हैं। 1/4 काम पूरा। गुजरात में 220 किलोमीटर की पाइलिंग हो चुकी है। 120 किलोमीटर के पिलर बनकर तैयार। महाराष्ट्र में भी काम तेज। 95% भूमि अधिग्रहण हो चुका है। बुलेट ट्रेन के काम में तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 25,000 कर्मचारी और मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं, जिस वजह से गुजरात में ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। बुलेट ट्रेन को बेहद सुरक्षित बताया गया, क्योंकि जापान में ऐसी ट्रेनों में हादसा न के बराबर है। सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के तत्कालीन पीएम मौजूद थे। तब कहा गया कि 2022 में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी, लेकिन इसमें देरी की वजह से 2027 का लक्ष्य रखा गया है। और जाहिर है, जब बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी तो ये बुलेट ट्रेन हमें और भी मजबूत बनाएगा। चलिए अब आपको बुलेट ट्रेन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं। आखिर बुलेट ट्रेन किस तरीके से दौड़ने वाली है, आपको बता दें। इसका रूट मुंबई से अहमदाबाद का होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें वक्त कितना लगेगा। इस स्टेशन के बीच कुल 12 स्टेशन होंगे मुंबई से अहमदाबाद के, और ये बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इसकी लंबाई 508 होने वाली है। इसकी लंबाई किलोमीटर के हिसाब से स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जल्दी आप पहुंच जाएंगे। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी मात्र 2 घंटे 7 मिनट में पूरी की जाएगी। 1.08 लाख करोड़ की लागत से इस बुलेट ट्रेन को बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट जोर शोर से इस वक्त चल रहा है। इस पर काम लगातार चल रहा है। अहमदाबाद से लेकर महाराष्ट्र में इसको लेकर के काम किया जा रहा है। जमीन और पानी हिमाचल का, लेकिन हिमाचल की जमीन पर बनने वाली बिजली से पंजाब रोशन होता आ रहा है। ये 1-2 साल की कहानी नहीं, बल्कि आजादी से पहले और आजादी के बाद की वो कहानी है जो दिलचस्प है, क्योंकि आजादी से पहले लाहौर को ये रोशन करता था और आजादी के बाद पंजाब को हिमाचल प्रदेश की पनबिजली रोशन कर रही है। लेकिन मंडी जिले में बनी बिजली परियोजना का लाभ हिमाचल को कभी नहीं मिला। क्यों, हम आपको बताते हैं। देश में पानी से बनने वाली बिजली सदियों से बनती आ रही है। इसके लिए कई बांधों को बनाया गया ताकि देश में बिजली आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। लेकिन ऐसी स्थिति शायद ही कहीं देखी होगी कि जिस राज्य में बिजली बन रही हो, उसी राज्य को बिजली नहीं मिल रही। जिस राज्य की जमीन और पानी का इस्तेमाल हो रहा है, उससे तकरीबन 56 साल से बिजली नहीं मिल रही। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 1933 में जोगेंद्र नगर इलाके में पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस यूनिट से लाहौर को रोशनी मिल रही थी, लेकिन आजादी के बाद ये परियोजना पंजाब को रोशन करने लगी, क्योंकि 99 साल लीज पर दे दिया गया। अब इस लीज का समय साल 2024 में खत्म होने वाला है। समझौते के मुताबिक जोगेंद्र नगर विद्युत परियोजना हिमाचल को मिल जानी चाहिए, लेकिन अब दोनों राज्यों के बीच विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि पंजाब ने इस परियोजना को हिमाचल को सौंपने से इनकार कर दिया है। पंजाब पावर के चेयरपर्सन बलदेव सिंह का दावा है कि शानन बिजली परियोजना पंजाब की है और इसे किसी को नहीं दिया जा रहा। 1933 में जो समझौता किया था वो भारत पर लागू नहीं होता और 1966 में ये परियोजना पंजाब को दी गई। वैसे साल 1972-73 में भी हिमाचल सरकार ने केंद्र के सामने ये बड़ा मुद्दा उठाया। तब गृह विभाग ने स्पष्ट कर दिया था कि ये परियोजना पंजाब की है और रहेगी। 72-73 में ये विवाद ज्यादा तूल नहीं पकड़ पाया, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी साथ नहीं दिया। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश समझौते की लीज को आधार बनाकर विद्युत परियोजना का दावा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश क्या कुछ कह रहा है, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश कह रहा है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत
शानन पनविद्युत परियोजना हिमाचल का हिस्सा होना चाहिए। और अब हिमाचल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस योजना को लेकर, यह भी हम आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश क्या कुछ कह रहा है इसकी जानकारी, और ये पूरा विवाद क्या है वो भी हम आपको समझा रहे हैं। 56 साल से हिमाचल को वहां बन रही बिजली का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और इसके बाद 56 साल पहले जिस योजना पर बात हुई, ये विवाद बनकर सामने आया। पंजाब को हर साल 300 करोड़ का इससे लाभ होता है। हिमाचल प्रदेश को कोई रॉयल्टी भी नहीं मिलती है, यानी ये पूरी बिजली हिमाचल में तैयार होती है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को ना तो बिजली मिलती है, ना रॉयल्टी मिलती है, ना ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार ही मिल पाता है। और जिसके बाद ये पूरा विवाद 72-73 से आगे की तरफ बढ़ता रहा है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से पंजाबी गायक केंद्रीय जांच एजेंसियों और पंजाब पुलिस की रडार पर है। जांच एजेंसियां गायकों और गैंगस्टरों के बीच संबंधों की तलाश कर रही है, और इसके पीछे की वजह क्या कुछ है आपको हम ये समझाते हैं। केंद्रीय एजेंसियों की आशंका है कि जिस तरीके से एक समय में बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी का दबदबा हुआ करता था, ठीक वैसे ही गैंगस्टर भी पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि इंडस्ट्री के जरिए वो रंगदारी, हत्याओं और लूटपाट से जुटाई गई काली कमाई को सफेद कर सके। अब तक की जांच में कनाडा में बसे कुछ पंजाबी गायकों के कनेक्शन सामने आए। कई गायकों के गैंगस्टर के साथ संबंध है। इन गायकों के पास या तो कनाडा का स्थायी निवास परमिट है या उत्तरी अमेरिका की नागरिकता। गैंगस्टर आसानी से उनके साथ संपर्क साध लेते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। हैदराबाद के एक भीड़भाड़ वाले इलाके से ऐसी घटना सामने आई जिसे देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। यहां आज अचानक एक व्यस्त सड़क पर अपने आप वो सड़क फट गई और सड़क के ऊपर खड़ी गाड़ियां और ठेले उसके अंदर समाते नजर आए। घटना के सामने आते ही आसपास अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। ये तस्वीर हैदराबाद के गोशाम महल विधानसभा की है। यहाँ के चंदनवाड़ी इलाके में नाले से सटी एक सड़क अचानक फटकर नीचे धंस गई। सड़क के धंसते ही उस पर खड़े कई वाहन और कई ठेले उसमें समा गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीर, ये सड़क अपने आप नीचे की ओर धंस गई और जाहिर तौर पर जो गाड़ियां, जो ठेले यहाँ पर खड़े थे, वो सब धरती के अंदर समा गए। क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, लगातार इसको लेकर तफ्तीश की जा रही है, लेकिन ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली थी। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। देखिए, जल्द ही नामीबिया से तकरीबन 14 और चीते भारत लाए जाएंगे। सरकार ने संसद में इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में कहा कि नए चीतों को लाने के लिए भारत सरकार ने नामीबिया की सरकार के साथ एक और समझौता किया है। जल्द ही नामीबिया से तकरीबन 14 और चीते भारत लाए जाएंगे। सरकार ने संसद में इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में कहा कि नए चीतों को लाने के लिए भारत ने नामीबिया की सरकार के साथ एक समझौता भी किया है। हाल ही में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। इसमें 5 मादाएं और 3 नर शामिल थे। कूनो में अच्छी तरह से रच बस जाने के बाद चीतों ने वहां पर शिकार भी शुरू किया है। संसद में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में चीतों की दोबारा वापसी के लिए 38.7 करोड़ रुपए बजट रखा गया, जो 2021-22 से शुरू होकर 2025 से 26 तक चलेगी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 74 साल बाद भारत में चीतों की घर वापसी करवाई। तब प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा। इन तस्वीरों को देखिए, ये कुछ महीनों पहले की बात है जब प्रधानमंत्री ने चीतों को एक बाड़े में छोड़ा, जहां 24 घंटे इन चीतों की निगरानी की जा रही है। तो स्वागत कीजिए, क्योंकि 14 और चीते अब भारत को मिलने वाले हैं। जिन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया, वो अब धीरे धीरे शिकार में महारत हासिल कर रहे हैं। देखिए, खबर क्या कुछ मिल रही है कूनो नेशनल पार्क से, ये भी हम आपको बता दें। खबर है कि कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए नर चीते शिकार करने में पूरी तरीके से अब अभ्यस्त हो चुके हैं। भारत चीते को शिकार की महारत नहीं, मादा चीतों को शिकार की महारत नहीं है। इसके साथ ही जंगल में छोड़ने का ये समय अब आ रहा है। 4 हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि ये जो हलचल कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, इस पर पूरी तरीके से नजर रखा जा सके। 16 वन रक्षकों की टीम निगरानी करती रहेगी इन चीतों की। ये चीतों से जुड़ा हुआ अपडेट, हर चीते की निगरानी 2 वन रक्षक करेंगे। तो 14 और चीते नामीबिया से आ रहे हैं। इसको लेकर के अब MOU भी साइन होगा। जंगल में चीतों को ठिकाना देखना पड़ेगा कि चीते कहां रहे, किस तरीके से रहे, अब अभ्यस्त हो रहे हैं या नहीं, शिकार कर रहे हैं या नहीं,
पूरी तरीके से जो वेदर है वो उनके लिए है या नहीं, एडजस्टमेंट भी उनकी देखनी होगी। कूनो पार्क में अब चीतर का परिवार बढ़ता हुआ नजर आएगा। और चलिए अखंड भारत में एक और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। तिरुपति मंदिर की आय में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। ये बढ़ोतरी कोविड प्रोटोकॉल में पूरी तरीके से छूट दिए जाने के बाद देखी गई है। पिछले 8 महीने में मंदिर की आय में 1000 करोड़ रुपए पार कर गई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में आंकड़ा 933 करोड़ रुपए थे। यानी इस बार 8 महीने में ही रिकॉर्ड आय है। भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में हुंडी की आय में काफी बढ़ोतरी हुई। 8 महीने में 1000 करोड़ रुपए की आय। इसके साथ ही आपको बता दें 2021-22 में 933 करोड़ रुपए, 220 से 21 में 731 करोड़ रुपए। तिरुमाला मंदिर की आय में वृद्धि किस तरीके से हुई है साल दर साल, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हुंडी की आय में 32% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। वित्तीय वर्ष में पिछले कुछ वर्षों में इसकी आय में वृद्धि हुई है। हुंडी की आय में 32% से ज्यादा की वृद्धि बताई जा रही है। एक और अहम जानकारी आपके सामने, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। आज तमाम सियासतदान उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूल माला चढ़ाए, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण की जयंती पर सभी पार्टी के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर कोई और पार्टी, सभी पार्टी के नेता चरण सिंह की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े रहे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने विधान भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधान भवन के सामने कृषक उत्पादक संगठनों को दिए जाने वाले ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पूर्व पीएम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इस मौके पर हाल ही में अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर चुके शिवपाल सिंह यादव भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा बताया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर कहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कोटि कोटि नमन एवं सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी चरण सिंह की जयंती को देश भर में किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन किसानों के योगदान के रूप में देखा जाता है। चौधरी चरण सिंह को जिस तरह से सभी पार्टी के नेता ने श्रद्धांजलि दी, ऐसे में साफ दिख रहा है कि चौधरी चरण सिंह को हर पार्टी में खास स्थान प्राप्त है। देखिए, प्लास्टिक कचरा दुनिया भर के लिए बड़ी समस्या है। इसमें प्लास्टिक बॉटल्स का भी बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से दुनिया भर में प्लास्टिक कचरे का जगह जगह ढेर देखने को मिल सकता है। इसको कम करने के लिए सरकारों ने प्लास्टिक पर बैन लगाकर समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन अब प्लास्टिक कचरे से छुटकारा मिलने जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी बोतल को इजाद किया गया जिसका लिक्विड पीने के बाद उसे खाया जा सकता है। विश्व भर में रोजाना तकरीबन 1.3 अरब प्लास्टिक वाटर्स बॉटल्स बिकती हैं। ये सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। इसमें ये सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाता है, बाकी समंदर, नदियों और नालियों में पड़ा रहता है। इस समस्या से दुनिया को निजात दिलाने के लिए 12 साल की मेडिसिन चेकिट्स एक ऐसी बोतल बनाने का दावा किया है जो कचरे का रूप नहीं लेगी। ये आइडिया तब उसके मन में आया जब वो अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया में एक ट्रिप करने गई। तब उसने जगह जगह प्लास्टिक कचरे को देखा। इस समस्या की अक्सर चर्चा होती है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं था। लेकिन अब इस समस्या से दुनिया को जल्द छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका के ऊटा में स्कूल के साइंस फेयर के लिए मेडिसिन ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। जब उन्होंने रिवर्स स्फेरिफिकेशन नाम की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, इससे पदार्थ को जेल की झिल्ली में रखा जाता है, जिससे उन्हें खाई जा सकने वाली पानी की बोतल बनाने का आइडिया आया, जिसको मेडिसिन ने इको हीरो नाम दिया। मेडिसिन ने पाया पानी, लेमन जूस, कैल्शियम लैक्टेट, जेंथिन गम, सोडियम एलिग्नेट के कॉम्बिनेशन से जेल पाउच बनाया जा सकता है। ये पाउच टूटता नहीं है। इसमें 3 से 4 कप पानी बड़े आराम से आ जाता है। इसे फ्रिज में 3 हफ्तों तक रखा जा सकता है। इको हीरो नाम का पाउच पेपर कप को रिप्लेस कर सकता है, दुनिया को प्लास्टिक की समस्या से निजात दिला सकता है, क्योंकि इको हीरो नाम के पाउच को खाया जा सकता है या फिर फेंका जा सकता है, जो कचरे का रूप नहीं लेगा। इससे दुनिया में फैलने वाले कचरे से लोगों को निजात मिलेगी।
और इसी बीच बिहार से बड़ी जानकारी मिल रही है। छपरा शराब कांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। होम्योपैथिक दवा की मदद से ये शराब बनाई गई। पुलिस का ये कहना है मिलावटी शराब पीने से कई लोगों की मौतें हुई हैं। इस शराब को होम्योपैथिक दवा की मदद से बनाया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बिहार शराब कांड को लेकर। छपरा शराब कांड पर ये बड़ा अपडेट। होम्योपैथिक दवा की मदद से शराब बनाई गई। पुलिस का बयान, मिलावटी शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई। पुलिस ने ये बात भी सामने रखी है। मध्य प्रदेश भाजपा में बदलते हुए समीकरण। कैलाश विजयवर्गीय ने मामा को पीएम के सामने दिखाया दम। अब राजनीतिक गलियारों में हो रही है चर्चा कि दिल्ली की एक शादी की दावत बनी बदलते समीकरणों की गवाह। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भतीजे का था आशीर्वाद समारोह। ये कार्यक्रम हुआ था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर और विजयवर्गीय ने पीएम मोदी को समारोह में बुलाकर चौंका दिया सभी को। लेकिन मामा सीएम शिवराज सिंह नजर नहीं आए दिल्ली के समारोह में, जबकि कई केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के तमाम भाजपा सांसद, बड़े नेता समारोह में शिरकत करने पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी विजयवर्गीय के मेहमान बने तो इंदौरी नेताओं का एक गुट ग्रुप बनाकर दावत के मजे उड़ाता नजर आया। शादी में इंदौरी जायकों में इंदौर की मशहूर सराफा चाट चौपाटी भी सजी हुई नजर आई। साथ ही दूध जलेबी, कचौड़ी जैसी खास व्यंजन भी वहां परोसे गए। क्योंकि बात की साख की, इसलिए हफ्ता भर पहले विजयवर्गीय दिल्ली में बड़े नेताओं से मिले। अब सियासी गलियारों में शिवराज विजयवर्गीय की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की चर्चा। पीएम मोदी का इस दावत में आना प्रदेश में नए किस्सों को जन्म दे रहा है। कभी मध्य प्रदेश में कद्दावर मंत्री रहे विजयवर्गीय फिलहाल बिना प्रभार के महासचिव हैं। हालांकि विजयवर्गीय को पहले से माना जाता रहा है कमजोर और पार्टी में उपेक्षित। अब सुगबुगाहट ये कि भतीजे की आड़ में विजयवर्गीय ने मामा को दिखाया दम। वही पीएम का असली आशीर्वाद दूल्हा दुल्हन की जगह मिला विजयवर्गीय को। मध्य प्रदेश भाजपा में समीकरण बदल रहे हैं क्या, ये एक बड़ा सवाल। इंदौरी नेताओं का एक गुट ग्रुप बनाकर दावत के ये मजे उड़ाता नजर आया। मध्य प्रदेश भाजपा में ये बदलते समीकरण, जो तस्वीरें सामने आई, बदलते समीकरण की गवाह बन रही है। शादी में इंदौरी जायकों में इंदौर की मशहूर सराफा चाट चौपाटी भी सजाई गई। लेकिन सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी साथ ही विजयवर्गीय पर टिक गई। गराड़ू, दूध जलेबी, कचौड़ी जैसी खास व्यंजन भी परोसे गए। बात साख की थी, इसलिए हफ्ता भर पहले विजयवर्गीय दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे। अब सियासी गलियारों में शिवराज विजयवर्गीय की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की चर्चा हो रही है। पीएम मोदी का इस दावत में आना प्रदेश में नए किस्सों को अब हवा दे रहा है। क्योंकि विजयवर्गीय भी यहां पर मौजूद थे, ऐसे में नए किस्से बन रहे हैं। कभी मध्य प्रदेश में कद्दावर मंत्री रहे विजयवर्गीय हैं फिलहाल बिना प्रभार के महासचिव। और अब प्रधानमंत्री मोदी का यहां पहुंचना मध्य प्रदेश भाजपा में बदलते समीकरण को हवा दे रहा है।